डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो जो ये हमारा चैप्टर है ये किसके बारे में है? ठीक है, तो जो हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? ये पूरा का पूरा चैप्टर रिजिड बॉडी के ऊपर रिवॉल्व करता है, अराउंड रिजिड बॉडी वो रिवॉल्व करता है पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, और ये रोटेशनल मोशन क्या है? देखो सबसे पहले तो है ना हम जो हमारी रिजिड बॉडी होती है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहीं से हमारा जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होता है। तो जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है वो होता क्या है? तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना एक गाड़ी है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई एक कार है। ठीक है, और उस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करनी स्टार्ट की। ठीक है, और वो दिल्ली से लेके ना हरिद्वार तक चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब वो डिस्टेंस लगभग उसको सपोज कर लिया कि जो हमारी कार है ना उसने 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। ठीक है, उसने कितने की है? 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब मुझे ये बताओ कि जो हमारी कार है, कार की जो हमारी लेंथ है वो कितनी है? वो हद मार के होगी हमारी 9 to 10 फीट होगी। ठीक है, बट उस 9 to 10 फीट के कंपैरिजन में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 200 किलोमीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 200 किलोमीटर्स के अगर 200 किलोमीटर्स को हम कंपेयर करें उस 9 to 10 फीट के साथ, क्या हम उसको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। तो जो हमारी 9 to 10 फीट की जो हमारी डिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू 200 किलोमीटर्स, तो जो हमारी 9 to 10 फीट जो हमारी डिस्टेंस है ना वो क्या होती है? वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू दिस 200 किलोमीटर्स। ठीक है, तो जो हमारी वो 9 to 10 है ना, तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसने वो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायमेंशन के अकॉर्डिंग उससे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी रिजिड बॉडी हमारी क्या होती है, जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो रिवॉल्व करेगा। रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी हमारी एक टाइप की ऐसी बॉडी होती है कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारी कोई भी बॉडी है वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। ठीक है, अगर हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है, बेशक हम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर ले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस टाइप की जो हमारी बॉडी होती है ना उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? उस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रिजिड बॉडी होती है वो कितने टाइप का जो मोशन है जिसके बारे में हम ये जो हमारा चैप्टर है ना, ठीक है, अब वो कितने टाइप का जो मोशन है वो मतलब वो अटेन करती है, मतलब कितने टाइप का जो मोशन है वो कर सकती है। तो ये ना 2 टाइप्स का मोशन है वो कर सकती है। तो जो सबसे पहला हमारा रोटेशनल मोशन है और उससे भी पहले हमारा क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला तो हमारा क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखो एक तो हमारे पास क्या होता है? एक तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल मोशन होता है या हमारा लीनियर मोशन होता है। तो अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें ना तो वो क्या होता है? जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो तो हमारा क्या हो गया? वो हमारा जो हमारा लीनियर मोशन होता है वो ये होता है। बट इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, जो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना वो हमारी रिजिड बॉडी जो मोशन ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन में, अगर हमारी कोई भी बॉडी है रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेवल करेगी तो उस टाइप का जो मोशन होगा ना वो हमारा क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो जो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो क्या होता है?
अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, वो इस स्ट्रेट लाइन है, हमने सपोज कर लिया कि हमारी कोई बॉडी है और वो ये बॉडी है ना, ये इस स्ट्रेट जो हमारा पाथ है ना इसमें ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, इस स्ट्रेट पाथ में वो ट्रेवल करेगी, ठीक है बच्चों। तो अगर इसका हर एक पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे, तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास रोटेशनल मोशन। ठीक है ना, रोटेशनल मोशन। तो जो हमारा रोटेशनल मोशन होता है वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन। अब देखो हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखो जो हमारा रोटेशनल मोशन है ना, ये एक टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक टाइप का सर्कुलर मोशन होता है। बट अगर वो सर्कुलर मोशन, अगर वो सर्कुलर पाथ अगर हमारी रिजिड बॉडी ट्रेवल करे तो वो क्या होता है? वो हमारा रोटेशनल मोशन होता है। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये हमारी पूरी की पूरी जो हमारी रिजिड बॉडी है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, ठीक है ना। ये क्या करेगी? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो जो हमारा ये एक्सिस होगा ना, जिसके अबाउट हमारी रिजिड बॉडी है, वो रोटेट करेगी। इस एक्सिस को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बच्चों। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो इसका हर एक जो पार्टिकल होगा, इसमें जो हमारा हर एक पार्टिकल होगा, वो हर एक पार्टिकल क्या करेगा? वो हर एक पार्टिकल इक्वल सर्कुलर मोशन ट्रेवल करेगा, जो इक्वल सर्कुलर पाथ है वो ट्रेवल करेगा, हर एक जो इसका पार्टिकल होगा। तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये सारे के सारे कंसेप्ट जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? वो हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? ये हमारी कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। या हमारी कोई भी एक बॉडी हम कंसीडर करते हैं। तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो होता क्या है? सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है जहां पे हम सपोज करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास है ना उस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जो हमारा वो पॉइंट होता है ना जिसके ऊपर हमने सपोज किया है कि पूरी की पूरी बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। हम टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में, मतलब टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम सेंटर ऑफ मास है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जिसके ऊपर हमारा सेंटर ऑफ मास है वो क्या करेगा? वो एक्सर्ट करेगा और लाई करेगा, ठीक है। तो वो कौन सी पोजीशन होगी और कितना मास होगा वो, ठीक है। हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा सेंटर ऑफ मास फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा क्या है? ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हमारे पास है ना दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, ठीक है। तो यहां से लेके जो इसकी यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो हमने सपोज कर ली कि हमारी r1 वेक्टर के इक्वल है। तो जो हमारा r1 वेक्टर है वो होता क्या है? r1 वेक्टर हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है वो होता क्या है? जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ना वो होता क्या है? वो हमें बताएगा, क्या बताएगा? वो हमें बताएगा कि हमारा कोई भी पार्टिकल है ना वो हमारा ओरिजिन से किस, मतलब
कहाँ पे है, मतलब उसकी पोजीशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है ना, वो हमारा कौन देगा, वो हमारा पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पार्टिकल है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना, जो हमारा सेकंड पार्टिकल है ना, सेकंड पार्टिकल का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, हमारा R2 वेक्टर है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, अब हमने सपोज कर लिया, अब हमने इनके बीच में ना एक पॉइंट सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि हमारा C पॉइंट है। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा C पॉइंट है ना, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना, ये क्या हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो ये RCM क्या है, हमारा RCM वेक्टर, ये जो हमारा RCM वेक्टर है ना, ये क्या है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। किसके लिए हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसका पोजीशन वेक्टर है। ये हमें बताएगा, जो हमारा RCM है ये हमें बताता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, उसकी पोजीशन क्या है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से उस सेंटर ऑफ मास, जो हमारा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास का, वो कहां पे लाई करेगा, वो हमें RCM बताएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतना जो कंसेप्ट है आप सभी को वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तब भी आपको किसी को भी कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको जितना भी पॉसिबल है उतने उतने टाइम में मैं आपको करूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सपोज कर लिया कि इसके ऊपर है ना एक F1 फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा F1 फोर्स हो गया। ठीक है, ये हमारा F1 फोर्स हो गया, जो एक्सटर्नली किसके ऊपर एक्ट करेगा, ए पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा। और ये हमारा कौन सा फोर्स हो गया, ये हमारा F2 फोर्स हो गया, जो एक्ट करेगा किसके ऊपर एक्ट करेगा, इस बी जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है ना, इस बी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा F2 एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक F12 फोर्स होगा। F12 क्या होगा, अब यहाँ पे ना वैसे जनरली हम नोट करते हैं F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, बट अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि जो हमारा ये पार्टिकल है ना, ए पार्टिकल है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, F1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, जो हमारा F1 जो फोर्स है ना, जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उसका इंपैक्ट हमारे बी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है ना, इसका इंपैक्ट है वो बी ऑब्जेक्ट के भी ऊपर पड़ेगा, तो वो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, F12। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा F12 हमारा क्या है, ये हमारा वो फोर्स है जो हमारे पार्टिकल ए पार्टिकल ने एक्सर्ट किया है किसके ऊपर, सेकंड पार्टिकल के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा F12 हो गया। और ये हम कब कंसीडर करके चलेंगे, अब ये जो हमारी पोजीशन है ना, इसको हम कंसीडर करके चलेंगे कि इस टाइम इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तब की सिचुएशन है। अब हमने सपोज कर लिया कि अब जो फोर्स है ना, ए पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो हमारा बी पार्टिकल है ना, वो क्या करेगा, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, किसके ऊपर करेगा, हमारे ए पार्टिकल के ऊपर करेगा। ठीक है, तो वो जो हमारा बी पार्टिकल ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा F21 वेक्टर। कौन सा फोर्स होगा, वो हमारा F21 वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अगर हम टोटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, अब ध्यान से देखो, जो हमारा F12 है और जो हमारा F21 है, ये दोनों के दोनों जो हमारे फोर्स है ना, वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो जो हमारा वेक्टर है वो हमारा क्या कहता है, वो हमारा कहता है कि जो हमारा F12 वेक्टर है ना, या अब हम इसको ऐसे नहीं, अब हम इसको है ना, जो हमने वेक्टर को स्टडी किया है ना, तो वेक्टर के हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। अब एक चीज देखो, जो हमारा ए बी वेक्टर है, वो क्या बी ए वेक्टर के इक्वल हो सकता है। जो हमने वेक्टर्स है, जो हमने अपना जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया है ना, तो वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा ए बी वेक्टर है ना, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बी ए वेक्टर के। ठीक है, ये इक्वल होगा कब होगा, ये नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, हमारे पास F12 वेक्टर है, ये इक्वल होगा F21 वेक्टर के। कब होगा, जब हम इसके सामने नेगेटिव साइन अपेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आई आपको।
ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो टोटल फोर्स जो एक्सर्ट करेगा पॉइंट ए के ऊपर वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा F1 प्लस F21। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, F1 के इक्वल होगा और F2 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और जो हमारा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारा टोटल फोर्स होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो हमारा टोटल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के ऊपर के इक्वल होगा। और अब हमें पता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है dv बाई dt के इक्वल होती है। अब हमारी dv बाई dt क्या है, dv बाई dt होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो हमारा f वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ma वेक्टर के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा, mv1 वेक्टर। ठीक है, ये v1 क्यों लिया हमने, तो ये हमारा क्या है, f हमारा क्या है, टोटल फोर्स जो एक्सर्ट होगा किसके ऊपर होगा, हमारा a पार्टिकल के ऊपर। अब a पार्टिकल के ऊपर कितने फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, एक तो हमारा F1 हो रहा है, एक F21 हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा हमारा F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जो हमारा सेकंड पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल B है, इसके ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे हमारे F2 वेक्टर एक्ट करेगा और एक हमारा F12 वेक्टर एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा m dv2 बाई dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने सोच कर लिया कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, हम क्या कर देंगे, हम उसको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास आएगा F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। अब एक चीज देखो, हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास m1 है, तो इसका मास इसका मास क्या है, हमारा m1 है, और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, m2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा m1 dv1 वेक्टर बाय dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाय dt। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि जो हमारा यहां से देखो, अब यहां से हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो हमारा F1 वेक्टर है ना, F12 वो किसके इक्वल है, माइनस F21 के। तो हम क्या करेंगे, या तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, या इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, तो हमारी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, F12 की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस F21 वेक्टर। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, d बाई डी टी है ना, वो क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे d बाई डी टी को। तो जैसे हम d बाई डी टी है उसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे हमारे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और देखो, F1 और F2 क्या हमारे, F1 और F2 हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा टोटल फोर्स होगा जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है। किसके ऊपर अप्लाई किया है, इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया है, जिसमें हमारे कितने पार्टिकल्स हैं, जिसमें हमारे 2 पार्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं F एक्सटर्नल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, ये हमारा F एक्सटर्नल आ जाएगा। तो जो हमारा F एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर।
ठीक है बच्चों, अब एक चीज देखो, जो हमारी वेलोसिटी होती है, वो किसके इक्वल होती है? dx by dt ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा v होता है वो किसके इक्वल होता है? dx by dt के इक्वल होता है। अब x क्या है? x हमारी डिस्टेंस है जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने ट्रेवल किया है, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन से। अब ध्यान से देखो बच्चों कि जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है फ्रॉम द ओरिजिन? उसने की है r1 डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन से वो कितनी है? वो r1 के इक्वल है। तो जो हमारा v1 है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, जो हमारा v1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो होगा हमारा dr1 वेक्टर बाय dt के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा v2 वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा dr2 वेक्टर बाय dt के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम v1 और v2 है ना, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे हम दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो टोटल हमारा एक्सटर्नल फोर्स है ना वो आ जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा d बाय dt ऑफ m1 dr1 बाय dt, dr1 वेक्टर बाय dt प्लस m2 इंटू dr2 वेक्टर बाय dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें ध्यान से देखो कि d बाई dt क्या है, इसमें भी कॉमन है, और एक d बाई dt हमारे पास क्या है? पहले से कॉमन है। तो हम इसको जैसे ही कॉमन आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो बच्चों मैं ना ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं उसको रब कर रहा हूं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसको वीडियो को रिवर्स करके आप इसको ये जो इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, d बाई डी टी एच को दोबारा कॉमन ले लेंगे। तो जब जैसे हम d बाई डी टी को दोबारा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया है। तो जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन होता है ना, डबल डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है वो क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्सटर्नल, इट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सिंबल होता है किसका? डबल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा यहां तक हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब है ना हम क्या करेंगे, इसको m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और m1 और m1 प्लस m2 के साथ क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट विद m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? m1 और m2 के साथ हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आएगा f एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? हमने m1 प्लस m2 को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब एक चीज देखो, ये क्या हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2, ये क्या बच्चों? ये हमारा क्या है? ये हमारा RCM है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? मास। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा जो हमारा RCM है ना, ये हमारे RCM की वैल्यू आ जाएगी। RCM की वैल्यू मतलब, RCM की वैल्यू का मतलब क्या है? ये हमारा RCM, देखो आप है ना वीडियो को पॉज करके देखना कि RCM हमारा क्या था। जो हमारा RCM था ना वो क्या था? वो हमारा पोजीशन वेक्टर था। किसका पोजीशन वेक्टर था? सेंटर ऑफ मास का। किसका था? सेंटर ऑफ मास का। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा RCM की वैल्यू है। तो जो हमारा RCM है ना वो क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा RCM की वैल्यू है। RCM हमारा क्या है? RCM है हमारा पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है?
हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है या जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो हम ऐसे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो हमारा ये लेक्चर है वो खत्म होता है। तो अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मैं आप जितना जल्दी हो सकता है उतना आपके पास उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।